वेलकम बैक गाइस। अभी आपका आईबीपीएस क्लर्क मेंस होने वाला है जो कि है 20 जनवरी को। तो उसके लिए मैं रीजनिंग सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना है उसके लिए मैं कुछ लास्ट मिनट की टिप्स लेकर आई हूँ। ये जो टिप्स है ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। मैं इसमें ये बताऊंगी कौन से टॉपिक को आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। छोटा सा ये वीडियो होगा तो आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा बिकॉज आई नो आप लोगों को बाकी जीए एंड जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं जल्दी से इसको। सबसे पहला जो आपका ध्यान देने वाली बात है वो है टाइम मैनेजमेंट। इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है बिकॉज आपको पता है हमको आदत क्या होती है, प्री की होती है। प्री में क्या होता है, रीजनिंग में हमारे सामने जो भी क्वेश्चन होता है हम उसे अटेम्प्ट करते हैं, चाहे वो पजल आ जाए, चाहे वो मिसलेनियस आ जाए, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग आ जाए, कुछ भी आ जाए, क्योंकि हमें पता होता है कि रीजनिंग में हमें 35 में से 34 या फिर 33 अटेम्प्ट करने ही करने हैं। क्योंकि अगर आपको स्कोर करना है, अभी आप देखेंगे तो जो प्री की कट ऑफ थी वो 74 गई थी। ओके, मैं यूपी जनरल की बात कर रही हूँ, लगभग इतनी ही थी। हो सकता है एक दो नंबर ज्यादा हो। तो 74 कट ऑफ थी, तो 74 कट ऑफ का मतलब हो गया करीबन 35 नहीं तो 30 से तो ऊपर आपके रीजनिंग में आने ही चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे प्री और मेंस में काफी डिफरेंस होता है। प्री में आपके सामने जो क्वेश्चन होता है आपको वो बनाना होता है, लेकिन मेंस में कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो बहुत इजीली आपसे बन जाते हैं। एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपके जो 45 मिनट आपको दिए जाएंगे रीजनिंग के सेक्शन में, उस 45 मिनट में से आधा समय कहाँ खा जाएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो बेहतर है कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना जो टाइम है उसे मैनेज करेंगे। टाइम को कैसे मैनेज करना है, सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे नंबर 1 सी फुल पेपर। आप पूरे पेपर को देखेंगे। पूरे पेपर का मतलब है आप फटाफट सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए, या फिर बल्कि मैं तो बोलूंगी सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन होता है आप उसे क्लिक करते जाइएगा लगातार, और एक बार पूरा पैटर्न देखते जाइए कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे गए हैं। आपसे मशीन इनपुट पूछा गया है, या फिर आपसे कोडिंग डिकोडिंग, कितने टाइप के पजल पूछे गए हैं, कैसे कैसे पजल हैं, कुछ नई चीज है तो फिर वो क्या है। और मुश्किल से ये आप 30 सेकंड में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, जल्दी जल्दी करिएगा, 30 सेकंड नहीं तो 30 से 40 सेकंड में आप पूरा सेक्शन देख लेंगे। आप जैसे कि यहाँ पे आपके जो नंबर्स होते हैं उन पे क्लिक करके मत जाइएगा, समय लगेगा, सेव एंड नेक्स्ट कर दे जाइएगा, या फिर उसमें जो मार्क का ऑप्शन होता है वो कर लीजिएगा, लेकिन पूरा पेपर जरूर देखिएगा। पूरा पेपर देखने के बाद आपको पता है कि आपके कौन से वीक पॉइंट है एंड कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर आपकी लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छी है, सबसे पहले आप लॉजिकल अटेम्प्ट कर लीजिए, और अगर आपकी जो पजल या फिर मिसलेनियस अच्छे हैं तो आप वो अटेम्प्ट करिए। मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे टॉपिक जो है वो यहाँ पे अटेम्प्ट करने चाहिए। सबसे पहले जो टॉपिक अटेम्प्ट करने वाला है वो मैं आपसे बोलूंगी मशीन इनपुट को अटेम्प्ट करिएगा। यस, मैंने प्री में मना करा था हमेशा कि आप मशीन इनपुट बिल्कुल भी अटेम्प्ट ना करें, लेकिन मैं मेंस में बोलती हूँ आप अटेम्प्ट करिए, क्योंकि इसमें क्या होता है या तो आप लॉजिक पकड़ लेंगे या फिर आप छोड़ देंगे। ओके, तो करीबन 1 से 2 मिनट आप मशीन इनपुट, बल्कि मशीन इनपुट के संग मैं आपको एक टॉपिक और देना चाहूंगी विच इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो इन दोनों टॉपिक अगर आपके एग्जाम में पूछे गए हैं तो चाहे पहले आप कोडिंग एंड डिकोडिंग देख लीजिए, चाहे आप मशीन इनपुट देख लीजिए, क्योंकि अगर आप इनका कोड 1 से 2 मिनट में पकड़ लेते हैं तो आप 3 मिनट के अंदर इसके 5 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। और अगर आप कोडिंग डिकोडिंग पकड़ लेते हैं 1 से 2 मिनट में तो ये भी 3 मिनट के अंदर आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। टोटल 6 मिनट के अंदर आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो इसमें आपको ज्यादा समय नहीं देना है। देखो, उस समय टाइम जब आप पेपर दे रहे होते हैं तो आपका पूरा दिमाग जो होता है वो आपकी स्क्रीन पर होता है, आपके पेपर में होता है, तो 1 मिनट का टाइम देना भी सफिशिएंट होता है। तो अगर आपको कोड पकड़ना आना है या फिर आपके मन में समझ आ रहा है, आप डिकोड कर पा रहे हैं कोड को, तो आप 1 मिनट के अंदर कर लेंगे, अदरवाइज आप उसे नहीं कर पाएंगे। तो आप मेरी यही आपको सलाह रहेगी कि आप कोडिंग एंड डिकोडिंग को पहले अटेम्प्ट करिए, 1 से 2 मिनट आप उसे दीजिए और देखिए कोडिंग आपको पकड़ में आ रही है या फिर नहीं। फिर आप मशीन इनपुट पर आइए। मशीन इनपुट के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी, अगर आप इसकी कोडिंग मशीन इनपुट की कोडिंग पकड़ लेते हैं तो ठीक है, नहीं पकड़ पाते हैं तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा और पूरा पेपर करने के बाद मशीन इनपुट पे आइएगा, टाइम बचे तो। एक बात और, आपको पता है मशीन इनपुट जो है वो इस तरीके से पूछी जाती है, जैसे कि यहाँ पर आपके नंबर्स होते हैं। ओके, फिर इन 2 नंबर से ऐसे करके 2 नंबर बन रहे होते हैं, फिर इन दोनों से इस तरीके से बन रहा होता है। तो ये स्टेप 1 होता है, स्टेप 2 होता है, स्टेप 3 होता है। कई बार क्या होता है कि हम 3 में से 2 स्टेप पकड़ लेते हैं, बट हम एक स्टेप भूल जाते हैं, जैसे कि हमने सेकंड वाला स्टेप जो है हमें नहीं समझ आया, लेकिन हमें फर्स्ट एंड थर्ड समझ आ गया है। ओके, तो अब देखो हमें सेकंड वाला नहीं आया तो ऑब्वियसली हमें थर्ड वाला भी हम काउंट नहीं कर पाएंगे किस तरीके से आ रहा है, क्योंकि हमने जो हमें इनपुट दे रखा होता है उसमें तो हम समझ गए कि हम सेकंड से थर्ड कैसे निकाल पा रहे हैं, लेकिन हमें जो निकालना है उसमें हम सेकंड से थर्ड कभी तभी निकाल
पाएंगे जब हम सेकंड निकाल पाएंगे। तो अगर हमें सेकंड क्रैक करना नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन पर जाइए और क्वेश्चन पे ये देखिए कि कोई भी एक क्वेश्चन क्या ऐसा बन रहा है जो कि खाली फर्स्ट स्टेप पर हो। अगर एक भी क्वेश्चन ऐसा बन रहा है जो कि खाली फर्स्ट स्टेप पे हो और आपने फर्स्ट स्टेप क्रैक कर लिया है तो आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। आप 4 छोड़ दीजिए लेकिन आप एक क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करिए। एक एक नंबर जो होता है वो बहुत कीमती होता है। ओके, ऐसे ही अगर आप तीसरा वाला नहीं पकड़ पाए हैं लेकिन आपने दूसरा पकड़ लिया है, पहला पकड़ लिया है, तो फिर आप क्या करेंगे, अगर फर्स्ट एंड सेकंड से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं तो आप इन्हें क्या करेंगे, फटाफट अटेम्प्ट करेंगे। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। एक बात और, अगर आपका मशीन इनपुट में एक क्वेश्चन आता है जिसको काफी लोग जो होते हैं वो छोड़ देते हैं अगर वो कोड नहीं पकड़ पाते हैं, तो वो क्वेश्चन ये होता है कि अगर आपसे कोई भी आपको स्टेप दे दिया जाता है कि ये स्टेप है या ये आउटपुट है, ये स्टेप फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो आप बताइए इसका इनपुट क्या होगा, तो उसका आंसर डायरेक्ट सी एंड डी लगाना होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना। इसको अगर आपने कोड नहीं पकड़ पाए हैं और अगर ये क्वेश्चन गिवन है तो डायरेक्ट सी एंड डी आंसर लगाना, ये एकदम फ्री का मार्क्स होते हैं। ओके, कई लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं मशीन इनपुट का कोड हम पकड़ नहीं पाए तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो उसे स्किप कर देते हैं, लेकिन आप स्किप नहीं करेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो तुरंत आप उसे सी एंड डी मार्क करके आएंगे। मैं दोबारा बता देती हूँ, जब भी कभी आपसे इनपुट पूछा जाए, क्वेश्चन में पूछा जाए कि यहाँ पे स्टेप 1 गिवन है कि ये जो है स्टेप फर्स्ट है किसी इनपुट का, अब आप बताइए इसका इनपुट क्या होगा, तो उसका आंसर क्या होगा, सी एंड डी। हम किसी भी स्टेप से या किसी भी आउटपुट से हम किसी भी चीज का जो इनपुट है वो हम यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते हैं, उसका आंसर हमेशा सी एंड डी होता है। ओके, इसके अलावा देखोगे कोडिंग एंड डिकोडिंग के बाद आप डेटा सफिशिएंसी को अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी क्या होती है, डेटा सफिशिएंसी में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा। जैसे कि 5 का सेट आता है तो मैं बोलूंगी पहले आप सिटिंग अरेंजमेंट को छोड़ देना। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट में गिवन है आपके 3 जो स्टेटमेंट होते हैं वो वाला आपका पेपर में आया है और उसमें अगर आपके 9 पर्सन को अरेंज करना है तो आपको बहुत समय लगेगा, तो आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बेटर है कि आप एक पजल सॉल्व कर लें। तो डाटा सफिशिएंसी में भी आप क्या करेंगे, जो कोडिंग एंड डिकोडिंग पे डेटा सफिशिएंसी होती है वो अटेम्प्ट करिएगा, डायरेक्शन पे जो होती है उसे अटेम्प्ट करिएगा, एंड डायरेक्शन के बाद जो आपकी बर्थडे से रिलेटेड आती है डेटा सफिशिएंसी आप उसे अटेम्प्ट करिएगा। सिटिंग अरेंजमेंट पे अगर 2 या 3 वेरिएबल या आपकी मैक्सिमम 5 वेरिएबल में हो तो आप उसे अटेम्प्ट करिएगा, उसके बाद आप उसे छोड़ दीजिएगा, बाद में देखिएगा। डेटा सफिशिएंसी के बाद आप बात करते हैं तो क्लॉक बेस्ड क्वेश्चंस, उसके बाद आप बात करेंगे तो क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन पर मूव करिएगा। क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन में आप लोग, जैसे कि मैंने आपको कराया है, जिसमें गिवन होता है एक सिंबल होता है, फिर उसको बताया जाता है कि इसको हमें कैसे मानना है, या तो ये आपकी मिनट हैंड होगा या फिर ये आर हैंड होगा। तो वो काफी इजी रहता है, मैंने इसकी 2 से 3 वीडियोस बना भी दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके एक वीडियो भी वॉच कर लेंगे, तब भी आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे और कोई भी एक सेट जो है वो आप बना लीजिए। तो यहाँ पे जो क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन है उसको आप कर लीजिएगा, तो वो अगर उसके 5 क्वेश्चन भी आते हैं या 4 भी क्वेश्चन आते हैं तो आप बहुत ही जल्दी उसे अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि उसमें किसी भी चीज को डिकोड नहीं करना होता है, सीधे सीधे आपको क्वेश्चन को करना होता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अपने वास्ट टॉपिक की, जो कि है पजल। ओके, अब पजल में सबसे पहले क्या आप पिक करेंगे, पजल में सबसे पहले तो मैं बोलूंगी मैट्रिक बेस्ड पजल, जो कि आजकल काफी पूछी जा रही है, जिसमें 3x5 का मैट्रिक्स होता है, फिर उसमें बल्ब गिवन होते हैं। ओके, एंड फिर बताया जाता है कि कौन सा आउटकम आया है, तो आप बताइए कि कौन सा बल्ब जो है ब्लिंक करेगा। मैंने इस पर भी वीडियो बना रखी है, अभी रिसेंटली अपलोड हुई है, तो आप उनको भी जाके प्लेलिस्ट में व्यू कर सकते हैं। सबसे पहले आप मैट्रिक बेस्ड पजल अगर आपकी पूछी जाती है, सबसे पहले आप वो अटेम्प्ट करिए, क्योंकि उसमें आपको समय नहीं लगेगा, ईजिली आप उसे अटेम्प्ट कर लेंगे। उसके बाद आप फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन एंड मिक्स वेरिएबल क्वेश्चन, इन दोनों में से अगर कोई भी टॉपिक आपसे पूछा जाता है तो आप उसे अटेम्प्ट करिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपके 7 या 9 पर्सन जो होते हैं उन्हें बैठाला जाता है, तो ये थोड़ा सा मतलब इजी होता है किस कंपेयर में, आपके जो सर्कल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसके कंपेयर में, क्योंकि इसमें क्या होता है, लेफ्ट एंड राइट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, इनसाइड फेस कर रहे हैं आउटसाइड फेस कर रहे हैं, सीधे आपको ऊपर नीचे बैठाना होता है। तो फ्लोर बेस्ड एंड मिक्स वेरिएबल जो होते हैं वो काफी इजी रहते हैं, किसमें, सर्कल के कंपेयर में। उसके बाद आप लोग रो बेस्ड एंड सर्कल, इन दोनों को मैंने ऐसा नहीं है लाइन से लिखा है, रो बेस्ड एंड सर्कल, इन दोनों में से जो भी टॉपिक आपसे पूछा जाए और आपको लगे कि ये वाला थोड़ा सा इजी लग रहा है या फिर ये वाला थोड़ा सा इजी लग रहा है, तो फिर आप उसे अटेम्प्ट करें। अननोन पर्सन को मैं सजेस्ट करूंगी बाद में अटेम्प्ट करें, क्योंकि अननोन पर्सन वाला जो क्वेश्चन होता है वो आपका प्री में तो इजी आता है, लेकिन मेंस में अगर आपका प्लस वेरिएबल करके दे दिया जाता है, थोड़ा सा इसका लेवल जो है वो टफ हो जाता है। लेकिन अगर आपकी कमांड है, आपको ठीक लगता है, तो आप लोग अननोन पर्सन को पहले भी कर सकते हैं अटेम्प्ट, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एंड इस सेशन को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं।
और एक बात और, इस टाइम आपका जो भी समय बचा है उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, मैं आपसे यही कहूँगी कि जीए पढ़िए। जीए जितनी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज कर सकते हैं, आप जीए रिवाइज करिए। रीजनिंग के लिए आप बस एक काम करिए, आपने जितने भी मॉक दिए हैं, अगर आपने एक मॉक दिया है, 2 दिए हैं या 3 दिए हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, खाली उसके जो क्वेश्चंस न्यू वाले जो न्यू पैटर्न के जो क्वेश्चन है, आपको लगा कि ये क्वेश्चन जो था वो न्यू पैटर्न का था, तो आप बस उसके सॉल्यूशन एक बार देख कर जाइए। आप प्रैक्टिस तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना समय नहीं है, तो आप खाली उसके सॉल्यूशन को देख लीजिए कि ये कैसे करके आया। ओके, खाली रीजनिंग में इतना करिए, मैथ्स में तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सेम इंग्लिश, क्योंकि ये प्रिपरेशन तो पहले से की जाती है, सो लास्ट मिनट में आप जितनी जीए ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप रिवाइज करिए। किसी एक ही चीज पे टिके रहिए, ज्यादा जगह मत भागिए कि ठीक है मैं यहाँ पढ़ लेती हूँ या यहाँ पढ़ लेता हूँ। जो भी आपने जहां से भी लर्न करा है सिर्फ उसी को 2-3 बार और रिवाइज कर लीजिए, जैसे भी आपका टाइम है उसके अकॉर्डिंग। सो गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड डू योर बेस्ट। ओके, एंड खत्म करते हैं सेशन को। इसी के संग हम लोग मिलते रहेंगे आपके अगले एग्जाम्स पर भी। कुछ प्लेलिस्ट को यहाँ पे ऐड करा गया है आपकी जीए एंड जो रीजनिंग है उससे रिलेटेड, सो आप यहाँ जाके उसे व्यू कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।